सुस्वागत बच्चों। सबसे पहले हम विषय शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, ठीक है। शांति शांति शांति। स्वस्थ, ठीक है। तो अभी तक हम जितने विषय पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी एक दो बार हो चुकी है, लेकिन आज हम जो विषय रिवीजन करेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। दीर्घ प्रश्नोत्तर जो है हमारा गद्य पद्य का, उसी का हम आलोचना करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सबको मैंने ये जो क्वेश्चन पैटर्न है और उसमें कितने अंक किसी में से आएंगे, तो ये सब आपको मैं डिटेल बता चुकी हूँ और उसका फ़ोटो भी भेज चुकी हूँ। तो अभी ये दीर्घ प्रश्न जो है उसको हम आलोचना करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पद्य का हम आलोचना करेंगे। किसका आलोचना करेंगे? पद्य का आलोचना करेंगे, ठीक है। अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, है ना? देखिए ध्यान से, ये है आपका दीर्घ प्रश्नोत्तर। दीर्घ प्रश्नोत्तर किसका? पद्य का। किसका है? पद्य का। पद्य का क्या है? ये देखिए, पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है। पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है? पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है? आप अच्छी तरह जानते हो पुष्प क्या चाहता है। पुष्प कहता है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता, या प्रेमी माला में बिंद प्रियसी अर्थात प्रेमी माला में प्यार को ललचाने के लिए नहीं चाहता, है ना। फिर क्या है? पुष्प सम्राटों के सब पर डाला जाना भी नहीं चाहता, और क्या नहीं चाहता? देवों के सिर पर चढ़ना भी वो नहीं चाहता है ना। और उसी प्रकार वो अपने भाग्य पर गर्व करना भी नहीं चाहता, क्योंकि देवों के सर पर चढ़कर अपने भाग्य को वो इठलाने अर्थात गर्व करने के लिए भी वो नहीं चाहता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए और क्या है? दूसरा है, पुष्प वनमाली से क्या कहता है? क्या कहता है पुष्प वनमाली से? उसको कहाँ पर लेने के लिए वो कहता है, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा ये है, पुष्प की जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो ये है देश की सेवा में शामिल होना है, क्योंकि वो अपने को देश की सेवा के लिए शामिल करना चाहता है। कौन? पुष्प, ठीक है। और वो कैसे वो शामिल होना चाहता है? वो ऐसे शामिल होना चाहता है कि वह वनमाली को अर्थात भगवान, इधर वनमाली मतलब क्या है? आप इधर वनमाली फूल को जो बाग का रखवाला है वो भी है और भगवान भी है। तो उनको वो अनुरोध करता है कि फूल कि वह उसे तोड़कर उस पथ पर फेंक दे जिस पथ वीर मातृभूमि की सुरक्षा करने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वह वीरों का पथ कोमल करना, उनकी सहायता करना चाहती है, क्योंकि उनके पथ पर उनको डाल दिया जाए ताकि वीर उसके ऊपर जाए, तो वो वीरों को वो उनके पैरों को कोमल प्रदान करना वो चाहता है, ठीक है। तो यही पुष्प की अभिलाषा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे और तीसरा, बूंद कैसे मोती बनी। क्या है? बूंद कैसे मोती बन गई है, उसको भी हम देखते हैं। बूंद क्या हुआ है? बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी है, और आगे बढ़कर क्या हुआ है? तो हवा के झोंकों से आगे बढ़ते हुए वो गया है, और जाने के बाद क्या हुआ है? एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसके कारण वो समुद्र की ओर अनमनी होकर चल पड़ी, ठीक है। और समुद्र की ओर अनमनी होकर जब चल पड़ी, उसी समय क्या हुआ? समुद्र में एक सीप का मुंह खुला था, उसमें जा गिरा और मोती बन गया, ठीक है। और उसको हम वैसे भी देखेंगे, बूंद कैसे मोती बनी, उसको अच्छी रूप से हम ये तो समझ गए हो। लिखते समय कैसे लिखना है? बूंद बादलों से निकलकर बसता रही थी
वह तरह तरह की आकांक्षाओं से घबराई गई। वैसे मैंने आपको ये सारे प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने के लिए दे चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी आप उसको जो लिखा हुआ है उसको देखोगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, इतने में एक हवा बहकर आई, बूंद अनमनी होकर उसके साथ समुद्र की ओर चली गई। उसी समय एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, ठीक है। बूंद उसी में जा पड़ी और मोती बन गई, ठीक है, और मोती बन गई। इस प्रकार बूंद क्या हुआ, मोती बन गई। घर छोड़ते हुए लोगों के मन में झिझक क्यों होती है? घर छोड़ते समय लोगों के मन में झिझक क्यों होती है? जैसे बूंद अपना घर छोड़ते समय अनमनी होकर मन में दुविधा लेकर आगे बढ़ी, उसी प्रकार ये लोग भी घर जब छोड़ते हैं उनके मन में भी बहुत सारे शंकाएं आशंकाएं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लोगों को घर छोड़ते छोड़ते अर्थात कोई काम करने को झिझक होती है। घर छोड़ना अर्थात कोई काम करना में उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं, अर्थात मन में झिझक होती है, क्योंकि उनको डर लगता है कि काम में बाधाएं आ जाएंगी तो वे असफल हो जाएंगे, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साहस की कमी से वे मुकाबला नहीं कर पाते, अर्थात धैर्य नहीं रहता, तो इसीलिए वो घर छोड़ना मुश्किल मानते हैं, झिझकते हैं, है ना। अच्छा, फिर क्या है ये, इसके बाद हमारा और जो पांचवा है, क्या है, पर्वत और सागर। पर्वत और सागर क्या कहते हैं? पर्वत आप जानते हो, ये पर्वत प्रकृति का संदेश से आया हुआ है ना, प्रकृति के संदेश से आया हुआ है। और पर्वत क्या कहते हैं, सागर क्या कहते हैं, नभ क्या कहता है, पृथ्वी क्या कहती है, और तरल तरंग क्या कहती है। ये 5 है, प्रकृति का संदेश जो है 5 संदेश दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये पर्वत और सागर क्या क्या कहते हैं। पर्वत और सागर क्या क्या कहते हैं। पर्वत क्या कहते हैं, देखो, पर्वत शीश उठाकर जीने के लिए कहती है, और ये पर्वत शीश उठाकर जीने के लिए कहता है। पर्वत शीश उठाकर निर्भय से डटे रहकर हमेशा मुसीबतों को सामना करने के लिए कहता है, और हमेशा कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, अर्थात यदि हम सिर ऊंचा रखेंगे, निर्भय से डटे रहेंगे, तो हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सागर लहरा कर हमसे यह कहता है कि तुम भी अपने मन में गहराई लाओ, अर्थात मन को ऐसा उदार और विशाल बनाओ, मन को ऐसा उदार और विशाल बनाओ जिसमें सारा संसार को अपना सको, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे उसके बाद क्या है, पृथ्वी और नभ क्या कहते हैं। पृथ्वी है धैर्य के लिए कहता है, नभ है विशाल बनने के लिए कहते हैं। तो देखो, पृथ्वी कहती है कि तुम्हारे सिर पर बहुत भार हो, पर तुम धैर्य न छोड़ो, ठीक है। अर्थात सिर पर अधिक उत्तरदायित्व आने पर भी आप घबराओगे नहीं, अर्थात ना घबरा कर हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना। फिर नभ कहता है, नभ क्या कहता है कि तुम इतना फैलो, अर्थात इतना फैला कर सारा संसार को ढक लो, जैसे नभ ढकता है। अर्थात हमें हृदय को विस्तारित करके समग्र विश्व को प्रेम से वशीभूत अर्थात अपनाना चाहिए, वशीभूत कर लेना चाहिए, अर्थात अपना लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, और ये पृथ्वी और नभ हो गए हैं। उसके बाद किसके आए हैं, आप देख रहे हो, पक्षी और बादल, है ना। कौन आ गए हैं,
पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए क्यों कहा है? पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि जैसे संदेश भेजते हैं एक दूसरे के पास, उसी प्रकार भगवान भी ये पक्षी और बादलों से संदेश पृथ्वी को भेजते हैं। ठीक है, और कैसा संदेश भेजते हैं? देखो, हम अपने से दूर रहने वालों की कुशल मंगल की सूचना चिट्ठियों से जानते हैं, है ना। डाकिया घर घर घूम कर चिट्ठियाँ पहुँचाता है, मतलब सारे लोगों को चिट्ठियाँ देता है, पहुँचाता है। उसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि के कोने कोने में अपनी चिट्ठियाँ पक्षी और बादल द्वारा पहुँचाते हैं। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है ना। ये पक्षी और बादल डाकिए क्यों कहा है? अभी देखेंगे 8वीं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कविता के? इस कविता के माध्यम से, मतलब किस कविता के माध्यम से? प्रकृति का संदेश। ठीक है, प्रकृति का जो संदेश है उस कविता के माध्यम से क्या है, कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो कवि का संदेश क्या है उसी को हम पढ़ेंगे। देखो, कवि संदेश देना चाहते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि के कोने कोने में खुशहाली चाहते हैं। पक्षी और बादल देश की सीमा पार करके दूसरे देश को जाते हैं, है ना। तो सभी का कल्याण करते हैं, दूसरे देश को जाकर क्या करते हैं? कल्याण ही करते हैं। और हम देश के दायरे में रहकर संकीर्ण विचार रखते हैं। हमारा देश, उनका देश, यहाँ तक हमारा है, वहाँ तक उनका है। ये जो संकीर्ण विचार मनुष्य के मन में रहते हैं, लेकिन पक्षी और बादल में रहता है क्या? नहीं, वो सारा संसार को अपनाते हैं और सारा संसार को वो एक जैसे मानते हैं। तो हम उदार होंगे तो विश्व में भाईचारा फैलेगा, शांति बनाई रहेगी। ठीक है, इसीलिए कवि चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से और बादल और पक्षी के माध्यम से जैसे सारा संसार को अपनाना चाहिए, ये बताते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर देखेंगे ये सारे कविता का दीर्घ प्रश्न। आपको कुछ ये जो दीर्घ प्रश्न, 8 दीर्घ प्रश्न मैंने आपको बता चुकी हूँ और आप अभी समझ चुके हो, और इस दीर्घ प्रश्न को आप अभ्यास करके बिना देख के लिखोगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे दूसरा ये जो गद्य का। ठीक है, ठीक है, अभी गद्य का देखेंगे। तो गद्य में देखिए दीर्घ प्रश्न जो है आलोचना हम किसका करेंगे? गद्य का करेंगे। ये है हमारा गद्य। सबसे पहले देखो, बाहर निकले मेंढकों की क्या हालत हुई? कुएं में कितने मेंढक थे? 4-6 मेंढक थे। वो जो 4-6 मेंढक बाहर निकल आए तो उनका क्या हालत हुई? एक तो भारी वर्षा हुई तो मेंढक कुएं से बाहर निकल आए, और बाहर निकल आने के बाद उनका हालत क्या हुआ। ठीक है, अभी देखेंगे एक एक करके। बाहर निकले मेंढक खुशी में इधर उधर घूमने लगे, है ना। वो सारे मेंढक बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि भारी वर्षा हुई तो कुएं से बाहर निकल आए और खुशी से इधर उधर घूमने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? तो एक शरारती मेंढक गर्व से सड़क पर उछलने लगा। एक गाड़ी के पहिए के नीचे वो आ गया पर बच गया, है ना। इतना उछलता था और गाड़ी के नीचे आ गया लेकिन बच गया। ठीक है, और क्या है? तो अपने का, और ये उसके बाद क्या है? जो दूसरा है पहिए के नीचे आया और बच गया। जो दूसरा
है। तो अपने को बड़ा बजरंग बली मानने वाला एक मेंढक था, है ना। वो क्या किया, तो वो अपने को बजरंग बली मानने वाला एक मेंढक फुदक फुदक कर कूदने लगा और कूदते हुए वो क्या हुआ, एक सांप के मुंह में आ गया। लेकिन एक सांप जब मुंह बाए उसके सामने आया तो डर के मारे छिप गया, है ना, मुंह से बच गया और छिप गया। उसके बाद ये सांप के मुंह से वो बच गया, कौन, वो मेंढक, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा मेंढक क्या था, तीसरा मेंढक की पिछली टांग टूट गई, क्योंकि वो भी क्या हुआ, फुदकते हुए सड़क के ऊपर आया और एक साइकिल के पहिए के नीचे आ गया और उसका पिछला टांग टूट गया। इस प्रकार मेंढकों की हालत हुई। अब देखो तीनों मेंढक है, तीनों मेंढक की क्या क्या हालत हुई, है ना। एक गाड़ी के पहिए के नीचे आया और बच गया, और दूसरे सांप के मुंह के सामने आया, वो भी छिपकर बच गया, और तीसरा क्या है, साइकिल के नीचे आ गिरा और उसका पिछला टांग टूट गया। तो इस प्रकार ये सारे शरारत मेंढक थे, उनका ये हालत हुआ। बाहर निकलने मेंढकों की क्या हालत हुई, इसका उत्तर है। फिर देखो कैसा व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है। आप देखो दो जो है, कुछ व्यवहार है जो अशिष्ट समझा जाता है और कुछ व्यवहार है वो शिष्टता माना जाता है ना। तो अभी देखेंगे ये शिष्टता मानने वाला जो व्यवहार है वो कैसा है और अशिष्ट मानने वाला व्यवहार कैसा है। तो कैसा व्यवहार शिष्टता समझा जाता है, देखिए, दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गुलोज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसा व्यवहार को अशिष्ट समझा जाता है। ये आपका किताब में है ना, मैं जो जो आप पढ़ रही हूँ किताब में से पढ़ रही हूँ, तो आप वो समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो व्यवहार है ये सब क्या है, ये अशिष्ट होता है। क्योंकि बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना अच्छा है क्या, नहीं, तो इसीलिए ये गलत, जितने सारे गलत काम है वो सब अशिष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सब क्या है, हम और हमारा व्यवहार दूसरों को बुरा लगना, हमारे कारण किसी को असुविधा होना या दिल को दुख होना भी अशिष्ट व्यवहार कहा जाता है। क्योंकि हमसे कोई दुखी ना हो, जब हमसे कोई दुखी होता है वो भी अशिष्ट माना जाता है। फिर क्या है दूसरा जो है, देखिए, शिष्टता किन किन कामों में है, शिष्टता, ये अशिष्टता गया, अभी शिष्टता किन किन कामों में है, अर्थात जो भद्र कहते हैं, अच्छा कहते हैं, वो सब क्या है, जो काम हम अच्छा समझते हैं, दूसरों का भला होता है, वो सब शिष्टता है, ठीक है। कैसा है, अपनी बुरी आदतों को रोकने, अपने मन और भावों को काबू में रखने, जोर जोर से ना बोलने, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना और सहपाठियों से मित्र भाव रखना, छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतजार करना, लाइन में आना और स्कूल तथा ट्रैफिक के नियमों को मानना, ये सब क्या होता है, शिष्टता होता है। बोली ना मैंने, जो जो कार्य अच्छा है वो सब शिष्टता है। ये भी आपका किताब में है, आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो फिर देखेंगे ये जो शिष्टता अशिष्टता के साथ और भी कौन सा है, ये तीनों आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आलोचना कर चुकी हूँ। और इसके अलावा कुछ अलग जो प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आता होगा, मुझे आप कॉल करके पूछोगे, ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा है, ये कुएं के मेंढक का है। अभी देखेंगे घोड़े ने जान बचाई।
घोड़े ने जो जान बचाई है, तो उसमें से हम देखेंगे चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए क्या है? बहुत ही आसान है। आप उसको मैंने प्रश्नोत्तर माध्यम में बता चुकी हूँ और पढ़ चुके हैं, बहुत आनंद भी होता है ना। तो कैसा है? घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप का लड़ाई के मैदान में प्राण प्यारा साथी था। उसका रंग चमचमाता काला था, अर्थात श्याम रंग था। शरीर गठा हुआ था, वह किसी वीर से कम न था। फिर वह जैसे युद्ध विद्या जानता था, दुश्मन की चाल पहचानता था, उछलकर दुश्मन का वार व्यर्थ करता था। कई बार राणा की जान बचाई थी, है ना। फिर क्या है? इसी प्रकार चेतक की जो साहसिकता थी और युद्ध में राणा की जान बचाना और कुछ ऐसा कार्य करना, युद्ध में दूसरों का चाल पहचानना, ये सब बहुत अच्छा गुण था। और गठा हुआ शरीर मतलब सुस्त शरीर उसका था, ठीक है। और उसी प्रकार हम देखते हैं ये हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी में युद्ध का वर्णन कीजिए। हल्दी घाटी की युद्ध जो है उसका वर्णन क्या है? जैसे मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में निकल पड़े। उस समय किसके साथ युद्ध हुआ था? सलीम के साथ। सलीम अकबर के सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए आया था, ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर सैनिक और शाहजादा सलीम के नेतृत्व में आई विशाल मुगल सेना के बीच घमासान लड़ाई हुई। युद्ध में सलीम का हाथी मारा गया, लेकिन वह बच गया। कौन? सलीम। फिर राणा प्रताप ने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों को मार गिराया। महाराणा के सिर पर मुकुट देखकर मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, पर वे नहीं हटे। तो राणा ने बहुत युद्ध भी किया और उस समय क्या हुआ? राणा प्रताप की तलवार जैसे मानो फसल काट रही थी, अर्थात बहुत सारे मुगलों को वो मार गिराते थे, है ना। तो इसी प्रकार युद्ध करते करते वो हार मानना नहीं जानते थे और युद्ध को छोड़कर जाना भी वो नहीं जानते थे, ठीक है। इस प्रकार राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में लड़ाई लड़ी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये युद्ध में प्रताप ने क्या किया? युद्ध ने प्रताप ने क्या किया? युद्ध हल्दी घाटी युद्ध में तो बहुत घमासान युद्ध हुआ था और युद्ध में प्रताप ने क्या किया? क्या क्या युद्ध में प्रताप ने अनगिनत मुगल सैनिकों को मार गिराया, है ना। अच्छा, उनका मुकुट देखकर मुगल सैनिकों ने उनको घेर लिया। राणा अकेले पड़ गए। उनको कई चोटें आई पर वे पीछे नहीं हटे। चेतक उन्हें युद्ध भूमि से ले जाते समय उन्होंने चेतक को रोकना चाहा और चेतक उन्हें युद्ध भूमि से ले जाते समय उन्होंने चेतक को रोकना चाहा और कहा, लोग मुझे भगोड़ा समझेंगे, मुझे युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि लोग मुझे भगोड़ा समझेंगे, ठीक है। लेकिन तो उसी समय माना ने क्या कहा? मुकुट लेते समय आप रहोगे तो युद्ध फिर से होगा। लेकिन युद्ध में राणा भी बहुत घायल हो चुके थे, इसीलिए चेतक भांप लिया कि अभी राणा को लेकर जाना है, ठीक है। इसीलिए वो लेकर चला गया। और इधर क्या है? शक्ति सिंह को किनसे और क्या शिक्षा मिली? शक्ति सिंह को किनसे और क्या शिक्षा मिली ये आप जानते हो, पिछले एग्जाम में भी ये आया था, है ना। शक्ति सिंह कौन था? राणा प्रताप का भाई था, है ना। वो किसके साथ था? मुगलों के साथ था। और जब हल्दी घाटी युद्ध हुई, शक्ति सिंह क्या चाहता था कि वो मुगलों का सहायता करना चाहता था। लेकिन जब चेतक और माना, झालावीर माना जो सैनिक था,
उनकी वफादारी और देशभक्ति देखकर वो भी पिघल गया, मतलब बदल गया, और वो भी देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसीलिए वो क्या किया, इसीलिए वो राणा प्रताप के पैर के नीचे क्षमा मांगी। ठीक है, क्योंकि ये जो थे किनसे और क्या शिक्षा मिली, किनसे, चेतक और झालावीर मान्ना से क्या शिक्षा मिली, देशभक्ति और प्रभु भक्ति, वफादारी, है ना, ये सब उनकी शिक्षा मिली। ठीक है, तो ये रहा आपका गद्य और पद्य का दीर्घ प्रश्न का आपका आलोचना। ठीक है, और ये जो गद्य पद्य का दीर्घ प्रश्न का उत्तर आप क्या करोगे, अपने कॉपी में अच्छी तरह प्रश्नोत्तर अभ्यास करके इसको लिखोगे। ठीक है, मैं और एक बार अच्छी तरह इसको पास नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये रहा आपका, ये रहा आपका कौन सा है, पद्य का दीर्घ प्रश्न। ठीक है, उसको आप अभ्यास करोगे और अच्छी तरह लिखोगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, और देखो इसी प्रकार ये रही आपकी कौन सा, गद्य का दीर्घ प्रश्न। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरह अभ्यास करके अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पूछोगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आप अभ्यास करोगे उसमें से आपको जो समझ में नहीं आएगा मुझे पूछोगे। धन्यवाद।